तो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से बीएससी में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यूनिट से सीधे बड़े नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यूनिट की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम सेल की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कोशिका जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली से परिबद्ध वह इकाई होती है जो जीवित कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब जो अपने आर पार गिने चुने पदार्थों को आने जाने देती है, और ये जो होती है जीवित कोशिका में प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक भी इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक मतलब जो जीवों के शरीर के जो आकार होते हैं उसका नियंत्रण, मतलब उसके आकार का निर्धारण जो होता है कोशिका के द्वारा किया जाता है। और क्रियात्मक मतलब जीवों के शरीर में होने वाली क्रिया, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, ऊर्जा का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, ये सभी जो होती है क्रियाएँ वो सेल्स के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जीवों के शरीर की सभी क्रियाएं नियंत्रित होती है, जिसे मैंने आपको भी समझाया। फिर जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, तथा जो वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम सेल के टाइप्स के बारे में देखेंगे। कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। ये सरल संरचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है। इनमें एक ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन बस पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक में बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें एक ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनमें नाभिक तथा अन्य कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इसको बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे इस यूनिट में। उसके बाद जो है इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का मेन कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। इनमें केंद्रक तथा केंद्रिका का अभाव होता है। मतलब केंद्रक जो किसी भी कोशिकाओं के पूरे कार्य का नियंत्रण करता है, और केंद्रिका जिनमें गुणसूत्र, राइबोसोम, RNA का निर्माण होता है, ये मतलब इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें केंद्रक पदार्थ जो होते हैं DNA पाया जाता है। इसके चारों ओर न्यूक्लियर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब इनमें जो DNA पाया जाता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर प्रोटीन का आवरण मतलब कोई आवरण ही नहीं पाया जाता, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो है एक बैक्टीरियल सेल। मतलब बैक्टीरिया का हम एग्जाम्पल देखते हैं। यह जो होता है सूक्ष्म अकोशिकीय जीव होता है। मतलब जो बैक्टीरिया सेल होता है इसमें कोई भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA पाया जाता है। मतलब इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो DNA पाया जाता है। परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, और मृतोपजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल होता है ये परजीवी और मृतोपजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद इनमें जीव द्रव्य में वसा और प्रोटीन पाया जाता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें जो है वसा और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। अब हम बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देखते हैं। तो ये जो है सबसे बाहरी आवरण होता है जो है सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो पाया जाता है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की संभावना होती है। और सेल वॉल के बाहर जो होता है कैप्सूल का एक पतला आवरण पाया जाता है। और जो बैक्टीरियल सेल है इसमें जो है गति प्रदान करने के लिए इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और इनमें जो है राइबोसोम और प्रोटीन का जो है यहाँ पर ये जो स्टैंड पाया जाता है। और ये जो दानेदार संरचना दिखाई दे रही है ये जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। और जो यहाँ पर जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं दिखाई दे रही है ये जो होता है क्रोमोसोम, मतलब DNA पाया जाता है। ये जो DNA होता है ये न्यूक्लियोइड होता है। मतलब इनमें कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इस कोशिका के केंद्रक में मतलब कोई भी जीव है, जैसे बैक्टीरिया का ही है, इस बैक्टीरिया के जो है केंद्रक में कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही, इसलिए मतलब उसे न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। यहाँ पर जो है ये सब पूरा DNA है, ये पूरा
डीएनए है। यहाँ पर कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाए, फिर आद्य आवरण पाया जाता है जो उसे ऐसे बांध के हल्का सा रखता है, तो उसको जो है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ये जो होता है मीसोसोम होता है, ये जो इसका जो मेन काम होता है बैक्टीरिया को श्वसन प्रदान करना तथा बैक्टीरिया को ऊर्जा प्रदान करना। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। यूकैरियोटिक जो सेल होती है ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। इनमें जो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है। मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। मतलब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता था, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता था, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इनमें केंद्रिका भी पाया जाता है। केंद्रिका का मेन काम क्या होता है? आरएनए का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना, अनुवांशिक पदार्थ को स्टोर करना, ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसके बाद जो है इनमें कोशिका द्रव्य में अमीबी गति पाई जाती है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें अमीबी गति पाई जाती है। जैसे इनके जो साइटोप्लाज्म होता है ये इनके में जो द्रव्य पाया जाता है वो हमेशा ऑल टाइम जो है गति करते रहते हैं। इनमें कोई ना कोई जैग गति या फिर और कोई गति जो है पाई जाती है। ये एकदम स्टेबल इनके कभी साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। हम यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं दिखाई दे रही है जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक ये जो होता है जालीनुमा संरचना, ये जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है वो है प्रोटीन संश्लेषण का। यहाँ से जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो सीधा यहाँ से गोल्जी बॉडी में जाता है। और यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी द्वारा जो प्रोटीन होता है गोल्जी बॉडी में वहाँ उसकी पैकिंग की जाती है तथा उसको जहाँ पर आवश्यकता होती है प्रोटीन की उस पार्ट में भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। उसके बाद जो ये जो वाला जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ ये जो पहला भाग दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये जो है न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है। मतलब न्यूक्लियर के अंदर भी कोई ना कोई पाया जाएगा, उसको न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्लाज्मा पाया जाता है। ये जो होता है न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका होती है। ये जो होता है वैक्यूल मतलब रेक्टिका होती है। और ये जो होता है लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है क्योंकि ये मतलब अपनी मौत का कारण बनता है। इसमें जो होता है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो सबसे मतलब सेल वॉल के अंदर में होता है। सेल वॉल पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर में होता है। इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिनमें अमीबी गति पाई जाती है। और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इनका मेन कार्य जो होता है ऊर्जा निर्माण करना होता है। जो भोजन को ग्रहण कर उसे उच्च ऊर्जा वाले एटीपी में परिवर्तित कर जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। और गोल्जी बॉडी का तो मेन कार्य आपको बता दी पैकिंग का होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है जिसमें अमीबी गति पाई जाती है। प्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब मैंने यही बताया जो ये जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें राइबोसोम चिपका होता है। न्यूक्लियस पाई जाती है जो ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल है, इसको आप लोग डायग्राम बनाइएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। अब हम यूकैरियोटिक सेल में जितने पार्ट्स को अभी हमने देखा उसको हम थ्योरी के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता था। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कोशिका के आकार प्रदान करने के साथ उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे कोई भी सेल है वो सबसे बाहर में सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है तथा सबसे बाहर में पाए जाने के कारण यह कोशिका को सुरक्षा ही प्रदान करता है। अब हम इसके न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। यह कोशिका की जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण करता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जैसे मैंने आपको बताया जो केंद्रक के कोशिका द्रव्य मतलब केंद्रक द्रव्य को अलग रखती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका तथा अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम और डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर जो होता है केंद्रिका पाया जाती है और केंद्रिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए पाया जाता है। मतलब जो यूकैरियोटिक होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी हमने देखा कि डीएनए ही पाया जाता है। और इसको केंद्रक का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसी में जो है अनुवांशिक पदार्थ का जो स्टोर होकर रहता है और इसी के द्वारा जो होता है अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है।
उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में द्रव भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो जैसे ये वाला जो है, ये जो है केंद्रक झिल्ली है, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो ये द्रव पाया जा रहा है दानेदार, इसको ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी आकृति जो होती है छड़ाकार सूत्राकार होती है। इनका आकार बदलता रहता है। यह दोहरी भित्ति वाली लचीली संरचना होती है। यह भोजन को ग्रहण कर अधिक ऊर्जा वाले शक्तिशाली एटीपी में परिवर्तित करती है, इसलिए केंद्रक का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, जैसे मैं आपको डायग्राम में समझाया था। देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। यह कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। इनके चारों ओर लाइपोप्रोटीन की झिल्ली पाई जाती है। इनको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखते हैं गोल्जी बॉडी। एक कोशिका उपापचय में भाग लेने वाली महत्वपूर्ण कोशिकांग है तथा ये जो होती है पैकिंग भी करती है। प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, ये सभी का पैकिंग करती है और जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ तक उसको पहुँचाती है। अब देखते हैं राइबोसोम के बारे में। यह पिन के आकार की सूक्ष्म संरचनाएं होती है। यह ईआर में स्वतंत्र रूप से चिपकी होती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वतंत्र रूप से चिपकी होती है, जैसे मैं आपको डायग्राम में समझाया था। यह कोशिकाएं प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, मतलब मैंने आपको बताया जो है प्रोटीन का मेन संश्लेषण करते हैं। इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है और बहुत अधिक मात्रा में करता है। इसके बाद हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। कोशिका में अर्धआंतरिक में झिल्ली परिपथ नलिका जाल के रूप में पाया जाता है, जिससे मैंने आपको बताया कि जालिका के रूप में मतलब संरचना पाया जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो लेक्चर होता है यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।